हे हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो कैसे चल रहा है सेमीकंडक्टर का रिवीजन थ्रू एनसीईआरटी? हम लोग कर रहे हैं साथ में। और इससे पहले हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा और डायोड कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में भी लास्ट क्लास जो था उसमें कंप्लीट किया। और आज हम लोग करने वाले हैं कि जो डायोड हमने पढ़ा है यानी कि पीएन जंक्शन, उसका क्या यूज होता है, क्या इस्तेमाल होता है, ये देखना है। और इसके यूजेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, तो डायरेक्टली एज इट इज एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन होते हैं उठाकर पूछे जाते हैं। आप जितने अच्छे से इसको समझोगे उतने बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाओगे। तो चलो आज देखना शुरू करते हैं कि जो डायोड होता है इसके एप्लीकेशन में क्या क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो यूज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायोड का, वो ऐसे रेक्टिफायर पढ़ना है हमें। आप जानते हो ना कि कुछ भी जैसे मान ली करंट की बात आ गई, तो करंट एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर का काम ये होता है कि जब लाइट कटता है तो आपके घर में फिर से लाइट आ जाता है इन्वर्टर के जरिए। तो इन्वर्टर जनरली ना दो काम करता है, लेकिन नाम एक ही का लेते हैं। इन्वर्टर के अंदर में आपके पास एक रेक्टिफायर होता है और एक इन्वर्टर होता है। अब बोलोगे अच्छा सर बताओ, तो फिर ये दोनों अलग अलग कैसे है, उसको बोलते हैं ये क्या है, क्यों बोलते हैं एक? तो देखो, इन्वर्टर जो है ना, इसका काम क्या होता है? इन्वर्टर का काम होता है बैटरी में जो करंट मिलता है, माने कि डायरेक्ट करंट, उसको किस में कन्वर्ट करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, इसके लिए यूज करते हैं। लेकिन इन्वर्टर का जो बैटरी होता है वो चार्ज किया जाता है ना, बैटरी चार्ज करते हैं तो बैटरी में कैसा करंट होता है? उधर साइड जाता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है इसका काम होता है कि जो फ्लक्चुएटिंग होता है ऑल्टरनेटिंग, उसको डायरेक्ट करंट में बदलता है। यानी कि जो पोलैरिटी है इसका प्लस माइनस, उसको ये डायरेक्ट करंट में बदल देता है। मतलब जो रेक्टिफायर हमें पढ़ना है उसका काम क्या होता है? तो रेक्टिफायर का काम है हमारे जो फ्लक्चुएटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो प्लस माइनस होता है, उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ये किस लिए करते हैं? क्योंकि जो मेरा डायोड होता है, कल हमने देखा था कि डायोड के पास एक बहुत ही काफी अनोखा किस्म का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसमें ये क्या करता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तब तो आउटपुट देता है, लेकिन जब डायोड रिवर्स बायस्ड होता है तो उस केस में कोई भी आउटपुट नहीं देता है। और इसी बात का एडवांटेज उठाकर हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग कुछ भी होता है उसको डायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। जो मेरा डायोड दिया होता है इसमें दो तरह का हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। एक एक करके पढ़ना है। जैसे एक डायोड यूज करेंगे तो हाफ वेव हो जाएगा, दो डायोड यूज करेंगे तो फुल वेव हो जाएगा। ये जो डायोड मेरा दिया है कैसा है? ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज होता है प्राइमरी कॉइल से म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए यहाँ पे हम सेकेंडरी कॉइल में दे देते हैं। ये मेरा क्या है, इधर से हम लोग इनपुट यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और इसे मिल जाता है फीड जो सर्किट में करते हैं। और जब सर्किट में जो इनपुट मिलता है उस वो जाता है डायोड के पास, और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो लोड के क्रॉस मुझे वोल्टेज मिलता है, रिवर्स बायस है तो कोई करंट यहाँ पे नहीं मिलता है। और जो भी ऑल्टरनेटिंग इनपुट देते हैं वो सिर्फ आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव होता है, आधे के लिए निगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है और फिर निगेटिव होता है। और इस तरीके से ऑल्टरनेट फैशन में ये प्लस माइनस के फॉर्म में चलता जाता है, इनपुट आउटपुट में ऐसा चेंज होता जाता है। तो जो डायोड होता है इसके लिए तो आउटपुट देगा, लेकिन इसके लिए कोई आउटपुट नहीं देगा, इसके लिए आउटपुट देगा और इसके लिए कोई आउटपुट नहीं देगा। तो ये डायोड ऐसा रेक्टिफायर जो सिर्फ आधे वेव के लिए सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट देता है, निगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट नहीं देता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो दिया है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक जंक्शन डायोड का होता है, उसमें जब करंट पास करता है ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोड कब करंट पास करता है? जब ये होता है सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसे अगर हम अप्लाई करते हैं क्रॉस द डायोड, तो करंट फ्लो करता है ओनली इन दैट पार्ट ऑफ साइकिल व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। मतलब आधे टाइम के लिए जब वो फॉरवर्ड होता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू रेक्टिफाई द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड सर्किट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर जिसका इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए जहाँ पे वोल्टेज है उसको रेक्टिफाई किया जाता है, प्लस माइनस साइकिल में जाता है तो सिर्फ प्लस साइकिल को हमें ले लिया जाता है, वहां पे माइनस साइकिल वाले को नहीं लिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे कि डायोड मेरा यहाँ पे रेक्टिफायर है। अगर कोई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं अक्रॉस द डायोड, तो उसके साथ सीरीज में एक लोड दिया है, तो जो भी पल्सेटिंग मतलब चेंज करता हुआ प्लस माइनस वाला वोल्टेज है वो अपीयर करता है लोड के क्रॉस। मतलब ये जो दिया है लोड आर, इसके क्रॉस अपीयर तभी होगा जब ये डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, हाफ साइकिल ऑफ इनपुट ड्यूरिंग विच द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। सिर्फ फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें आउटपुट मिलता है, अगर रिवर्स बायस होता है तो उसमें आउटपुट नहीं मिलता है। सच रेक्टिफाइंग सर्किट है यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि सिर्फ आधे साइकिल के लिए आउटपुट आपको देता है, पूरे साइकिल के लिए नहीं देता है।
जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है वो सप्लाई करता है वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। जो इसका डायोड का टर्मिनल यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसके क्रॉस ये ट्रांसफार्मर होता है, वो इनपुट सप्लाई करता है। जब वोल्टेज ए का पॉजिटिव है, इस वर्किंग को जरा देखना, नीट में एक सवाल पूछा था बहुत अच्छा सा, ये बेसिक लॉजिक क्लियर होता तभी उसका आंसर कर सकते हैं। बोला कि ए अगर कैसा है, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस्ड होता है और वो कंडक्ट करता है। लेकिन जब ए निगेटिव हो जाता है तो डायोड कैसा होता है, रिवर्स बायस्ड होता है। ए का पोटेंशियल जब निगेटिव होगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और कंडक्ट नहीं करेगा। तो रिवर्स सेचुरेशन करंट जो डायोड का होता है वो बहुत छोटा सा होता है, तो आपको बाहर में मिलता नहीं है, उसको जीरो के बराबर लिया जाता है। तो अगर ऐसा प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड बहुत हाई होना चाहिए। जो पिक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है वो उसकी वजह से वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब ये डायोड का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए रिवर्स वाले कंडीशन में। मतलब रिवर्स में जो वोल्टेज अप्लाई किया उसकी वजह से डायोड का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, सिर्फ फॉरवर्ड में वो कंडक्ट करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है एसी का, उसके लिए करंट होता है लोड रेजिस्टेंस में और आउटपुट आपको मिल जाता है। लेकिन जब नो करंट मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि उसमें डायोड कैसा है, रिवर्स बायस दिया हुआ है, फिर अगले पॉजिटिव साइकिल में फिर से आउटपुट हमें मिल जाता है। और जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो वेरी करते रहता है, ये चेंज कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ग्राफ दिया है, ये मेरा कैसा ग्राफ है, ये इनपुट एसी का ग्राफ दिया है, निगेटिव के लिए नहीं गया, सिर्फ पॉजिटिव के लिए गया। लेकिन ये जो आउटपुट है ये भी कैसा कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट नहीं है ना। कांस्टेंट रहता तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा सीधा होता। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा है, अभी भी फ्लक्चुएटिंग है। तो बोला है रेक्टिफाइड टू ओनली वन डायरेक्शन एंड इट इज सेड टू बी रेक्टिफाइड, मतलब नेगेटिव कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला आपको, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो आउटपुट है वो मिल गया। लेकिन जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो आधे साइकिल का मिला है एसी के लिए, और इसीलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। कितनी बार ये टर्म यूज हो गया, आधे साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है तो हाफ वेव हो गया, पूरे साइकिल के मिला तो फुल वेव हो गया। अब सर्किट एक ऐसा यूज करेंगे जहां पे दो डायोड यूज करें, दो डायोड यूज करेंगे, ऐसा सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा बना है, खूबसूरत सा सर्किट बना है। डायोड D1 हो गया और ये डायोड कैसा है, D2 दिया हुआ है। इसमें एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज करते हैं, इनपुट फीड कर दिया। इसमें क्या होता है कि आधे साइकिल के लिए D1 है फॉरवर्ड, तो यहाँ पे लोड में आउटपुट मिल गया, और अगले आधे साइकिल के लिए D2 है, तो इसके लिए फिर से लोड में आपको आउटपुट मिल जा रहा है। मतलब D1 पहले कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट मिल जा रहा है, दूसरे केस में D2 कंडक्ट कर रहा है तब आउटपुट मिल जा रहा है। इससे होता क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल पहला है तो कौन दिया, ये हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसमें अगर पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव होगा, और पहले में जब नेगेटिव होगा उस वक्त दूसरे में पॉजिटिव। इनपुट अगर ए और बी जो पॉइंट मेरा दिया हुआ है यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रांसफर ये जो बन रहा है मेरा डायोड बन रहा है, यहाँ पे दो पॉइंट है ना, ए और बी दिया हुआ। उसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर वाले में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर वाले में दो डायोड लगा हुआ है, दो पॉइंट है यहाँ पे ए और बी लगा हुआ है। उसी तरीके से ए पे जब पॉजिटिव तो बी निगेटिव, और बी पॉजिटिव तो ए निगेटिव होता है। तो इसमें देखोगे कि हमेशा एक के पास तो पॉजिटिव है ही ना। जब ए के D1 के पास है, ए पे गया वो कौन सा डायोड में जा रहा है, D1 पहला डायोड है, और बी पे जा रहा है कौन सा डायोड है, D2 है, सेकंड डायोड है। तो पहले का जो पॉजिटिव है तो दूसरे का निगेटिव तो पहला कंडक्ट करेगा, पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव दूसरा कंडक्ट किया, यहाँ D2 से आउटपुट मिल गया। फिर क्या हो गया, पहला पॉजिटिव तो D1 आउटपुट दे दिया, D2 नहीं दिया। फिर पहला निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो फिर से ये आउटपुट मिल गया। मतलब हमेशा जो दो डायोड होगा D1 एंड D2, इसमें से एक डायोड आपका आउटपुट ऑलवेज ये देता रहेगा। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, ये आउटपुट देता है रेक्टिफाइड वोल्टेज का कोरस्पॉन्डिंग टू द बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। मतलब एक के लिए आधा पॉजिटिव है, D1 पॉजिटिव, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, D2 पॉजिटिव होगा। हेंस इट इज नोन एज द फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले बताओ कि फुल वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे साइकिल के लिए देता है, आधे के लिए भी देता है, और दूसरा जो आधा पोर्शन है उसके लिए भी ये देता है। अब क्या होता है कि हियर ट्रांसफॉर्म बोला कि हियर द पी साइड्स ऑफ द टू डायोड्स आर कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ अ सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, जिससे हम लोग इनपुट करंट उसमें देते हैं। एन साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टुगेदर and the output is taken between this common point of diode and the midpoint of the secondary of the transformer. So for the full wave rectified, the secondary of the transformer is provided with the center tapping and it is called the center tap transformer. यहाँ बीच में एक तार जोड़ते हैं और इसको अर्थिंग कर देते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने इसको जोड़ा है और ये अर्थ कर दिया है, तो इसके बाद इसी वजह से इसका जो नाम हो जाता है कैसा हो जाता है, इसका नाम हो जाता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है सर। As we can see from the voltage rectified by the each diode only half of the total secondary voltage, each diode rectified only for half cycle, but the two do so for the alternate cycle. Thus the output between their common terminal and the center tap of the transformer becomes a full wave rectifier output. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो जो आपका वोल्टेज है उसका रेक्टिफिकेशन कर देता है और रेक्टिफाइड वोल्टेज आपको मिल जाता है।
इसमें क्या होता है कि दूसरा सर्किट जो फुल वेव रेक्टिफायर का, इसमें जब हम बात करते हैं, मतलब समझो फुल वेव रेक्टिफायर में आधा हाफ और आधा जो हाफ है और सेकंड जो हाफ है दोनों में देता है। बस दो डायोड आपके पास है, दोनों ऑल्टरनेट बेसिस पे दे देता है। तो sender tap any instant is positive and it is clear that the instant voltage B is being out of the phase will be negative as shown in the figure. So the diode D1 will be forward biased and conduct while the D2 being the reverse bias and is not conducting. और दूसरे केस में बात करेंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गेट द आउटपुट। अब इसमें ऐसा मिल गया। फिर अगले वाले केस में क्या हो जाएगा कि एसी साइकिल जाएगा जब वोल्टेज का हो जाएगा ए का हो जाएगा नेगेटिव और विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर टैप द वोल्टेज बी वुड बी पॉजिटिव। तो डायोड डी2 हो गया फॉरवर्ड और डी1 कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। In this part of cycle, the diode D1 would not conduct, but the diode D2 would giving an output current. And the output voltage होता है लोड के क्रॉस आपको मिल जाता है। मतलब D1 ने कंडक्ट किया तो D2 कंडक्ट किया और D2 ने कंडक्ट किया तो D1 कंडक्ट किया। लेकिन आपको दोनों ही केस में क्या जा रहा है, लोड के क्रॉस आउटपुट मिल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कंडक्शन हो जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, वी गेट आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल। This is more efficient circuit for the getting rectified voltage or the current than the half wave rectifier because half wave में सिर्फ आधे साइकिल के लिए हो रहा था और फुल वेव में फुल साइकिल के लिए हो रहा है, कंप्लीट साइकिल के लिए हो रहा है। Rectified voltage is in the form of a pulse of the shape of half sinusoidal though it is unidirectional। इसलिए देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा ऊपर है लेकिन ये ग्राफ कांस्टेंट नहीं है ना, ऐसा कर्व के फॉर्म में जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक साइन के ग्राफ होता है ना, ऐसा ऐसा टाइप में आपको दिखता है। पता है तुमको बहुत सारे इन्वर्टर के पीछे लिखा रहता है साइन कर्व, लिखा रहता है साइन वेव के फॉर्म में रहता है। उसका मतलब ये होता है ना कि जो आउटपुट मिलेगा ना आपका, वो आउटपुट साइनोसॉइडल फॉर्म में मिलेगा। और साइनोसॉइडल फॉर्म में मिलने से क्या होता है कि जो लाइट कटता है और फिर से आता है ना, उसमें बीच में फ्लक्चुएशन आपको दिखाई नहीं देता। So to get the steady DC output from the pulsating voltage, normally a capacitor is connected across the output terminal in parallel to the load और इसे कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका फ्लक्चुएटिंग आउटपुट यहाँ मिला है ना, जो हमारा डायोड से रेक्टिफाइड होने के बाद जो वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज चेंज कर रहा है टाइम के साथ। ये देख रहे हो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसका हम आउटपुट लेना पड़े जो कांस्टेंट वैल्यू दे, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। इसके लिए कैपेसिटर है उसे कनेक्ट करते हैं। One can also use inductor in series with RL for the same purpose since these loads of the circuit appear to this additional circuit appears to filter out the ripple। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। जो एडिशनल सर्किट होता है वो उसका काम होता है filter out the AC ripples and gives the pure DC voltage, they are called filters। मतलब इस सर्किट में जो आउटपुट में आप कब यूज करते हो, आप अगर यूज करते हो इंडक्टर या फिर यूज करते हो क्या, कैपेसिटर, तो इसका काम क्या करता है, रिपल को बाहर निकालना। रिपल का मतलब क्या होता है कि ये जो वोल्टेज मिल रहा है ऐसे ऐसे मिल रहा है ना, कैसा मिल रहा है मुझे वोल्टेज, लेकिन जो आपका नॉलेज है उससे आप जानते हो कि जो वोल्टेज मिलता है डायरेक्ट करंट का वोल्टेज तो ऐसा होता है ना, डायरेक्ट करंट का वोल्टेज ऐसा होता है, ऐसा कांस्टेंट टाइप का होता है। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, फ्लक्चुएट करता है, ये कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा रिपल टाइप का। पानी के ऊपर में पत्थर जो फेंकोगे तो सर्कल सर्कल बनता है ना, उसे रिपल कहते हैं। तो यहाँ पर रिपल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इसी रिपल को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इंडक्टर यूज करते हैं, या फिर हम क्या यूज कर लेते हैं, कैपेसिटर होता है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसका काम होता है फिल्टर करना, उसी रिपल्स को बाहर निकालना, हटा देना। अब देखेंगे रोल ऑफ कैपेसिटर इन फिल्टरिंग क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो कैपेसिटर का रोल है, थ्योरेटिकल सवाल आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे। कैपेसिटर का यूज करेंगे इस फिल्टरिंग के लिए तो क्या हो जाएगा इस केस में, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज राइजिंग इट गेट्स चार्ज्ड। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। देखो पहले कि कनेक्टेड कैसे होता है, ये कैसा हो गया, यहाँ पे इनपुट हो गया एसी का और इस इनपुट को रेक्टिफायर से पास करा है तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से मिल गया मेरे को आउटपुट। अब ये जो आउटपुट हुआ ना उसके बीच में एक कैपेसिटर लगा देते हैं और कैपेसिटर के पैरेलल में लोड लेते हैं। कैपेसिटर के पैरेलल में यहाँ पे हमने लोड कंसीडर कर लिया। तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा ना, ये डीसी वोल्टेज मिलेगा, मतलब बिना फ्लक्चुएशन का, बहुत कम फ्लक्चुएशन होगा। ये देखो एसी इनपुट हुआ, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस। जैसे मान लो कि फुल वेव रेक्टिफायर होता तो ये आउटपुट कैसा मिल रहा होता हमको, ये आउटपुट ऐसा ऐसा मिल रहा होता ना। इस आउटपुट को ऐसे आउटपुट में कन्वर्ट करना जहां पे ऑलमोस्ट ये लाइन कांस्टेंट दिख रहा है। ऑलमोस्ट ये लाइन कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग फिल्टरिंग कहते हैं। तो फिल्टर करने के लिए जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो काम कैसे करता है, इस बात को समझना है। एसी इनपुट होगा, रेक्टिफायर होगा, रेक्टिफायर से आउटपुट मिलेगा। फुल वेव है तो ऐसा हो जाएगा और हाफ वेव है तो
ऐसा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मेरा हाफ वेव में। लेकिन अब ये फुल वेव और हाफ वेव यहाँ पे हो जा रहा है, तो इसे जो रेक्टिफाइड वोल्टेज आपको मिल जा रहा है वो कैसे काम कर रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा सा एलिबोरेट करना है, इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में हमें समझना है कि ये काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो कैपेसिटर है ये कैसे काम करता है। It gets charged if there is no external load, the it remains charged to a peak voltage of the rectified output। अगर यहाँ पे मान लिया कैपेसिटर है, इसके क्रॉस वोल्टेज आप अप्लाई करते हो तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और इसके पास जो वोल्टेज होता है बाहर में, इसके साथ पैरेलल में अगर कोई लोड नहीं कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। बट व्हेन देयर इज a लोड इट गेट्स डिस्चार्ज थ्रू अ लोड एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट बिगिंस टू फॉल। अगर लोड कनेक्टेड है तो पहले ही चार्ज हो गया और फिर इसके क्रॉस क्या करेगा, वोल्टेज दे देगा रेजिस्टेंस के क्रॉस। In the next half cycle of the rectified output, it gains and gets charged to the peak value. The rate of fall of the voltage across the capacitor depends inversely upon the product of capacitance C and the effective resistance RL। मतलब 1 by जो RL होता है ना, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोला गया क्या इसमें कि द रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज का रेट ऑफ फॉल कितना हो जाएगा, v हो गया वोल्टेज और t हो गया टाइम, तो dv बाई dt क्या हो गया, किस रेट से वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, c हो जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस RL जो होता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम रेट ऑफ फॉल होगा। इज यूज्ड इन द सर्किट एंड इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। जो 1/RC है, RC का वैल्यू टाइम कांस्टेंट होता है, सबको पता है ना, RC इज द टाइम कांस्टेंट। टू मेक द टाइम कांस्टेंट लार्ज, वैल्यू ऑफ द C शुड बी लार्ज। अगर हम चाहते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट हो, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक वोल्टेज ना चेंज करे, तो इसके लिए क्या होता है कि जो कैपेसिटर यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। मतलब सो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर्स यूज लार्ज कैपेसिटर। अगर पूछा जाए कि जो फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर यूज करते हैं उसका कैपेसिटी लार्ज होता है कि स्मॉल होता है, तो बोलोगे कि लार्ज होता है, ठीक है। The output voltage obtained by using capacitor input filter is nearer to the peak voltage of the rectified value voltage। मतलब जो आउटपुट मिलेगा ना, तो इसका जो इनपुट का पिक वैल्यू है, जो इतना वैल्यू है ना, इसी के आसपास होता है। आप देख सकते हो ना, ग्राफ भी यहाँ पे बनाया हुआ है कि अच्छा इसका जो हाई वैल्यू अगर यहाँ तक आया, जो आउटपुट मिल रहा है वो लगभग उसी वैल्यू के बराबर है, ग्राफ ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है। तो जो पिक वैल्यू होता है ऑलमोस्ट उसी के बराबर वोल्टेज का आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है आउटपुट। ओके, देखो दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज मस्ट वाइडली यूज्ड इन अ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये तो हमारा था रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर वाला जो पॉइंट उसको सम अप कर लें, क्या हो जाता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, वो देता है ऐसा आउटपुट देता है, आधा आधा टाइम में छोड़ के देता है। फुल वेव रेक्टिफायर कैसा करता है, ये पूरे टाइम में आपका आउटपुट देता है। दोनों का काम क्या होता है, तो जो एसी इनपुट होता है फ्लक्चुएटिंग, उसको डीसी में कन्वर्ट करना। ये एसी है तो ये डीसी होता है, ये डीसी होता है। ये आधे टाइम के लिए सिर्फ देता है, आधे टाइम के लिए नहीं देता है, ये पूरे टाइम के लिए देता है। और इसमें एक और एडिशनल पॉइंट ये हो जाएगा कि इसमें यूज करते हैं एक डायोड होता है D1, और इसमें क्या होता है, दो डायोड होता है D1 एंड D2 होता है। इससे जाके मिल जाता है मुझे आउटपुट का वैल्यू। अब कुछ ना स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड भी है, हमें जानना है, कुछ स्पेशल फंक्शन है, कुछ स्पेशल काम करता है डायोड, उसका काम करना है, उसके बारे में जानना है। सो सम डिवाइस है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीनर डायोड होता है। जीनर डायोड से बहुत सवाल आते हैं। जीनर डायोड का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, एक एक की पॉइंट है इसके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या कहता है कि स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर होता है, इसका नाम रखा गया, इन्वेंटर थे सी जीनर उनके नाम पे, और इसका डिजाइन होता है जो ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन एंड यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। याद कर लो, जीनर डायोड को यूज करते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, और इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड यूज वर्क इन अ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, वर्क इन अ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन एंड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड का जो सिंबल होता है ना, वो बड़ा सिंपल सा होता है कि जो पीएन जंक्शन आपने बनाया है, डायोड जिसको डिनोट करते थे, वो डायोड पहले सिंपल सा ऐसे हुआ करता था। इसी डायोड में थोड़ा सा टोपी भी पहना दो, इसको इसको थोड़ा ऐसा ऐसा मोड़ दो और इसको थोड़ा ऐसा इधर मोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, इन द शेप ऑफ एस जैसा कुछ बनेगा ना, थोड़ा तिरछा टाइप का है, लेकिन इसका शेप क्या है, थोड़ा मोड़ देना है एस जैसा, इसको फील दे देना है थोड़ा आगे थोड़ा पीछे की तरफ। तो ये जो बन जाएगा इसे क्या कहेंगे, जीनर डायोड, यहाँ पे बना हुआ। ये सेमीकंडक्टर चैप्टर एनसीईआरटी में वाकई बहुत अच्छा लिखा है, सही से समझ जाते हो, एक सवाल नहीं छूटेगा आपसे।
The symbol of Zener diode is shown in the figure. The Zener diode is fabricated by heavily doping both. जीनर डायोड में डोपिंग लेवल कैसा होता है? अगेन एक क्वेश्चन और बन गया। जीनर डायोड में डोपिंग लेवल जो होता है हेवली डोपिंग बोथ, मतलब पी और एन टाइप जो बनाते हैं इंट्रांजिक से एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उसमें डोपिंग का लेवल बहुत बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है। ड्यू टू दिस द डिप्लेशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी थिन। इसमें डिप्लेशन रीजन का जो थिकनेस होता है बहुत कम होता है, क्योंकि डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन पे होता है वो बहुत हाई होता है। याद रखना, सारा पॉइंट एक एक सवाल बनता है। इसमें डिप्लेशन रीजन का थिकनेस जो होता है ना बहुत कम होता है, 10⁻⁻6 के ऑर्डर में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है जंक्शन पे वो एक्सट्रीमली हाई वैल्यू का होता है, 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर में होता है। इवन फॉर स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज अबाउट 5 वोल्ट, बहुत छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जीना डायोड का होता है ना, ये दिखाया गया है यहाँ पे, जो बहुत ही जबरदस्त सा बात है। रिवर्स बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस को छोड़ दो, रिवर्स बायस में देखोगे तो ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया। तो स्टार्टिंग में करंट जो वोल्टेज दिया है तुम्हारा चेंज तो कर रहे हो, करंट ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही जीनर पे पहुंच गए तो इस अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सडनली करंट बहुत आगे की तरफ बढ़ जाता है। बोला गया कि व्हेन द अप्लाइड reverse voltage reaches the breakdown voltage Vz of the Zener diode, there is a large change in the current। अगर जैसे ही पहुंचता है रिवर्स वोल्टेज पे तो करंट का जो वैल्यू होता है अचानक बहुत इंक्रीज कर जाता है। सो आफ्टर ब्रेकडाउन द वोल्टेज Vz is a large breakdown voltage Vz, a large change in current can be produced by almost insignificant change in the reverse bias voltage। अब देख सकते हो ना, ग्राफ लगभग सीधा हो जा रहा है, यहाँ से बाद ऐसे आ रहा ग्राफ और ऐसे हो जा रहा है। तो क्या वोल्टेज में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है? खूब बढ़ते जा रहा है, अचानक से बढ़ते जा रहा है। एक बार जब ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत छोटे से चेंज आप करंट में करोगे, बहुत छोटा सा चेंज करोगे करंट में, लेकिन करंट में बहुत ज्यादा चेंज होगा जब बहुत छोटा सा चेंज पोटेंशियल में करोगे, वोल्टेज ज्यादा चेंज नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है? अगला लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो करंट थ्रू द जीनर डायोड वेरीज ओवर वाइड रेंज। ये जीनर डायोड का सबसे खास बात है। एक बार जब ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन होने के बाद जो वोल्टेज होता है जीनर के क्रॉस, ये वेरी नहीं करता है, लेकिन जो करंट का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा चेंज करता है। और यही प्रॉपर्टी जो जीनर डायोड का होता है यूज करते हैं टू फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन, सो दैट जो सप्लाई वोल्टेज चेंज करे लेकिन रेगुलेटिंग द सप्लाई वोल्टेज सो दैट दे आर कांस्टेंट। मतलब इनपुट में कुछ चेंज में थोड़ा बहुत हो रहा है, आउटपुट जो मुझे मिल रहा है हमेशा जो जीनर वोल्टेज दिया है एकदम जिसका जितना वैल्यू है उतना ही से आउटपुट आपको मिल जाता है। अब चलिए जरा समझते हैं कि हाउ द रिवर्स करंट सडनली इंक्रीजेस एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर जब ब्रेकडाउन वोल्टेज है वहां तक आप पहुंच गए तो जो रिवर्स करंट है वो अचानक से क्यों बढ़ जाता है? ये दरअसल में होता है कि जो रिवर्स करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम पी और एन। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिवर्स करंट होता है वो दरअसल में क्यों फ्लो होता है? तो रिवर्स करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम पी टू एन एंड होल्स फ्रॉम एन टू पी। माइनॉरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन, कहाँ होता है? पी में होता है इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होता है एन में क्या होता है? मेजोरिटी। तो पी से एन गया इलेक्ट्रॉन, और होल होता है एन में होता है माइनॉरिटी, तो होल का फ्लो होगा एन से पी। और एज द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन बिकम्स सिग्निफिकेंट, and when the reverse bias voltage V बराबर Vz, then the electric field strength is high enough to pull valence electron from the host atom on the p side which are accelerated to the n side। मतलब इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर था, जैसे मान लो कि p साइड में क्या था? माइनॉरिटी कैरियर कौन था? p साइड में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, और n साइड में क्या हुआ करता था? होल हुआ करता था। ये हो गया पी साइड हो गया, ये हो गया एन साइड। तो यहाँ माइनॉरिटी कैरियर कैसा है? इलेक्ट्रॉन दिया है, और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कैसा दिया है? होल दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका डायरेक्शन कैसा होता है? इधर हो जाता है। तो पी साइड से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको तो पहले मूव करा रहा था माइनॉरिटी को। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हुआ कि यहाँ एटम से इलेक्ट्रॉन छीन छीन के इधर में एकदम पूरा बोला कि नहीं लाओ, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं उसको भी एटम के अंदर से खींच लिया और बोला कि चलो भेज दिया उधर में। पी साइड विच आर एक्सेलरेटेड टू द इनसाइड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो एटम है उससे निकाल कर भेजना शुरू किया, बोला कि सब इलेक्ट्रॉन खाली करेंगे, अब कोई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं रहेगा। इतना स्ट्रांग हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट्स फॉर द हाई करंट ऑब्जर्व एट द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन पे जो हाई करंट होता है उसकी वजह से उसके लिए ही जिम्मेदार है। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होस्ट एटम ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटरनल फील्ड इमिशन और द फील्ड आयोनाइजेशन। देखो कितना गहरा बात लिखा हुआ है।
जो इलेक्ट्रॉन हुआ, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होस्ट एटम, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होस्ट एटम ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटरनल फील्ड इमिशन और द फील्ड आयोनाइजेशन, इसको कहते हैं इंटरनल फील्ड इमिशन और फील्ड आयोनाइजेशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड आयोनाइजेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 6 वोल्ट, याद रखना है। एक ऐसा होता है 10 टू द पावर 6 वोल्ट के आसपास ये होता है, बहुत हाई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है, बहुत हाई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जो जीनर डायोड है इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। तो कैसे काम करता है, लेट्स एक्सप्लोर दिस डायमेंशन ऑफ जीनर डायोड कि इसमें कैसे बिहेव करता है अपने इस नए रोल के लिए। देखो ये इनपुट वोल्टेज यहाँ से आपको मिल जाता है, ये हो गया एक सीरीज में लोड जुड़ा हुआ है, वोल्टेज रेगुलेट करना है हमको, जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है तो जीनर डायोड लगा दिए और इसी के पैरेलल में लोड लगाया। तो देखो दो जब पैरेलल में होता है तो लोड का वोल्टेज वही होगा जो जीनर डायोड का वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज लोड का होगा वही वोल्टेज जीनर डायोड का होगा। तो जीनर जो लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, जो लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, ध्यान से देखोगे ये रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा, वो कितने के बराबर होगा, जो जीनर डायोड का वोल्टेज है। ठीक है, लेकिन जीनर डायोड में क्या होता है कि जो इधर से आ रहा है ना इनपुट, जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो इनपुट क्या कर रहा है, तो इनपुट कर रहा है वेरी, और इनपुट जब वेरी कर रहा है तो इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, जो जीनर डायोड दिया है, ये जीनर डायोड मेरा क्या करेगा, इसी वेरिएशन को रिमूव करेगा, ये रिमूव वेरिएशन, वेरिएशन को हटा देता है और क्या करता है, गिव कांस्टेंट आउटपुट, जो आउटपुट मिलता है वो वेरी नहीं करता है। We know that when the AC input voltage of the rectified is fluctuates, it rectified output also fluctuates। जो आउटपुट बाहर मिलता है वो भी कैसा मिलता है, फ्लक्चुएटिंग मिलता है, कांस्टेंट तो मिलता नहीं है। So to get the constant DC voltage from the DC unregulated output of the rectifier, we use a Zener diode। द सर्किट डायग्राम फॉर द वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड इज शोन इन द फिगर, ऐसा दिखाया गया। यहाँ से इनपुट जो आ रहा है, एकदम डायग्राम को दिमाग में रख लेना है, क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा, दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। खैर इसे प्रीवियस ईयर का सवाल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज, जो अनरेगुलेटेड का मतलब क्या हो गया, जो फ्लक्चुएटिंग है उसका फिल्टर्ड आउटपुट जो होता है ना रेक्टिफायर से जो भी मिला है, उसको हम लोग फिर से रेगुलेट करने के लिए कनेक्ट करते हैं किससे, जीनर डायोड से, थ्रू अ सीरीज रेजिस्टेंस आरएस, such that the Zener diode is reverse biased. If the input voltage increases, the current through the RS and the Zener diode also increases। और हम जानते हैं कि जीनर डायोड से करंट इंक्रीज करने का वोल्टेज से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज एक बार जब पहुंच गया ब्रेकडाउन रीजन में तो चाहे आप कितना भी क्या करो, करंट का वैल्यू वहां पे इंक्रीज कराओ, लेकिन वोल्टेज में ज्यादा चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो जो भी करंट होता है तो इंक्रीज करता है, लेकिन दिस इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आरएस, मतलब जो भी फ्लक्चुएशन होगा ना, फ्लक्चुएशन ड्रॉप हो जाता है इसके क्रॉस। जो आरएस होता है, जो वोल्टेज बढ़ेगा तो इसके क्रॉस हो जाएगा, वोल्टेज घटेगा तो इसके क्रॉस, जीनर के क्रॉस कुछ नहीं घटता बढ़ता है। तो लोड रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा जीनर के बराबर होगा, तो लोड जो मिल जाता है, लोड जो वोल्टेज मिलता है हमको लोड के क्रॉस, वो कांस्टेंट मिल जाता है। So without any change in the voltage across the Zener diode, this is because in the breakdown region, Zener voltage remains constant even though the current through the Zener diode changes। यही लाइन है, यही प्रॉपर्टी है, याद रखना है। क्यों होता है, रीजन क्या है इसका, क्यों होता है ऐसा इसमें, तो this is because in the breakdown region, Zener voltage remains constant, because in the breakdown region, Zener voltage remain constant even though current through the Zener diode changes। करंट Zener diode से चेंज करोगे तब भी Zener diode का वोल्टेज नहीं चेंज करेगा, याद रखना है। ये जो अपना Zener diode है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज VZ है, या बदल दो, ये जो IZ का वैल्यू दिया है, कितना भी चेंज करो VZ के वेरिएशन को कुछ लेना देना नहीं, ज्यादा वेरी करता नहीं है। इफ द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, तो डिक्रीज करोगे तो अगेन इसका जो आरएस दिया ना, इसके क्रॉस वोल्टेज डिक्रीज करेगा, जीनर का नहीं करेगा। बोला कि इफ द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, द करंट थ्रू आरएस एंड द जीनर डायोड आल्सो डिक्रीजेस, thus the voltage drop across RS decreases without any change in the voltage across the Zener diode। ध्यान देना, जो भी वेरिएशन होता है उसकी वजह से कहां डिक्रीज किया, आरएस में डिक्रीज किया, लेकिन जीनर डायोड में कोई चेंज नहीं हुआ, जीनर डायोड में कोई चेंज नहीं हुआ। Thus, any increase or decrease in the input voltage result in increase in decrease in voltage drop across RS without any change in voltage drop across diode। मतलब इनपुट में जो भी वेरिएशन हो रहा है, इनपुट में जो भी चेंज हो रहा है, वो सब का सब कहाँ ड्रॉप हो रहा है, आरएस के क्रॉस हो रहा है, कुछ भी जीनर डायोड के क्रॉस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब
जीनर डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड जो होगा एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, अपने वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। तो इसका मतलब जीनर डायोड को यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड आउटपुट वोल्टेज के लिए। कैसा सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है और कैसा डोपिंग का आपको जीनर डायोड यूज करना है, और आपको मिल जाएगा कांस्टेंट आउटपुट मिल जाएगा। जैसे देखो आज का एक सवाल है जो एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है, बोला कि जीनर रेगुलेट्स पावर सप्लाई अ जीनर डायोड विद अ वीजेड। जीनर डायोड का वोल्टेज कितना दिया है अपना, ये दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है। फॉर रेगुलेशन द लोड करंट इज टू बी, जो लोड करंट दिया है कितना होना चाहिए, तो लोड करंट का वैल्यू बोला है कि 4 मिली एम्पियर होना चाहिए। एंड अनरेगुलेटेड इनपुट जो दिया है वो कितना दिया है, अनरेगुलेटेड इनपुट दिया है 10 वोल्ट दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, बोला है कि सीरीज रेजिस्टेंस यानी कि आरएस का क्या वैल्यू होना चाहिए, आरएस का क्या वैल्यू होना चाहिए। सबसे पहला बात देखो कि VZ और IZ दिया, तो इसका मतलब होगा कि जीनर डायोड में कितना करंट जाएगा हमको पता है, जीनर डायोड में कितना करंट जाएगा ये मेरे को मालूम है। आरएस का ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि जीनर डायोड जो होना चाहिए उससे जो लोड करंट है, जीनर डायोड इज मच लार्जर देन द लोड करंट, जीनर करंट काफी ज्यादा है। तो इसमें क्या, तो ये क्वेश्चन पता है पूछा हुआ था ये, मतलब ये पूछा था यहाँ पे नीट में एक सवाल आया था और जेई मेन में भी सवाल आया था, और इसमें बहुत लोगों ने गलती की थी। इसमें काफी क्लियर है, लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है आपका। अगर इस क्वेश्चन को हम जरा देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, और इसके साथ क्या होता है अपने पास एक लगा होता है जीनर डायोड लगा होता है, और यहीं पे चले जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहीं से क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस एंड दिस इज द जीनर डायोड, और ये क्या हो गया आरएस। अब बता, जीनर डायोड का वोल्टेज है, हम यहाँ से सीरीज में रेजिस्टेंस के वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाते। यहाँ पे कितना वोल्टेज 10 हुआ ये तो पता है मुझे, और 10 में से क्या हो जा रहा है, जीनर के क्रॉस 6 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है। इसके क्रॉस मुझे कितना मिल गया, 10 में से 6 चला गया तो 4 वोल्ट तो यहाँ हो गया। लेकिन बताओ इसके लिए मेरे को यहाँ पे करंट चाहिए ना, इस जगह पे करंट चाहिए। जीनर डायोड में तो चलो कि करंट मान लिया कि दिया हुआ है, कितना दिया जीनर डायोड में करंट, ये बोला 4 मिली एम्पियर। इस सवाल को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे करंट मिलता तभी ना सॉल्व कर पाते, और यहाँ पे करंट मिलने के लिए 6 वोल्ट बताया वोल्टेज, तो इसके क्रॉस भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। और करंट भी बाई आर होता है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, लोड का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं पता है। ये कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ध्यान से समझना। The value of RS should be such that the current through the Zener diode is much larger than the load current। ये रूल कहता है कि जो ये लोड करंट जाएगा, इधर में कौन सा करंट जाएगा, IL करंट जाएगा, और जीनर डायोड में कितना जाएगा करंट, IZ करंट जाएगा। रूल कहता है कि जीनर डायोड का जो करंट होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा होता है लोड करंट से। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज टू हैव अ गुड लोड रेगुलेशन। जीनर जो करंट हुआ इसका वैल्यू 5 टाइम्स द लोड करंट है, ऐसा इसमें कंसीडर किया गया जनरल, ठीक है, ऐसा लिया गया। आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका सिंगल आंसर नहीं है, समझी बात को, इसका सिंगल आंसर नहीं है, ये ऐसा दिया हुआ, इसी पे बोला जाता मिनिमम और मैक्सिमम जो भी बात करना है। अगर आइडियल कंडीशन लेंगे ना तो लोड में कोई करंट ही नहीं भेजो, जो लोड कनेक्टेड है इसके क्रॉस इसमें कोई भी करंट यहाँ पे भेजो नहीं, तो जो जीनर का करंट हो गया वही इससे आ जाएगा, जो जीनर का करंट है वही क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा। अगर एग्जाम में पूछता है ना, एग्जाम में सवाल आता है तो लोड में कोई करंट ही मत मानो, तो लोड में जब करंट नहीं मानोगे तो जो इधर से करंट आ जाएगा वही आ जाएगा जो जीनर का करंट है। और ये हो गया 6 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 10, टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो अप्लाइड वोल्टेज दिया हमको रेगुलेट करना है 10 वोल्ट। 6 इधर चला गया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। और भी बराबर कितना होता है, IR होता है, तो ये हो गया 4 वोल्ट। और जीनर का जो मेरा करंट दिया था वो कितना दिया था, 4 मिली एम्पियर, यानी कि 4 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। RS का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 1 किलो ओम हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 किलो ओम आ जाएगा। यहीं पे क्या होगा कि RS जो दिया हमारा लोड का, इसमें करंट कुछ भी ले लोगे, ये जो सवाल सॉल्व किया गया ना जंक्शन करके लिया गया है, बोला गया है कि इसमें देख चूज किया गया, देखो ध्यान से इस लाइन में ध्यान देना, चूज द करेंट इज 5 टाइम्स द लोड, दैट इज IZ बराबर 20 मिली एम्पियर। तो बोला 5 टाइम्स करंट यूज करके बना सकते हो, 10 टाइम्स यूज करके बना सकते हो, बट द कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है। तो ये पॉइंट आप लिख के बनाओगे कुछ गलत नहीं होगा, और एग्जाम में आएगा तो उसमें क्या करना है, लोड से करंट जीरो कर देना है, ये वाला नहीं यूज करना है। टोटल करंट थ्रू RS इज देयर फॉर इतना दिया हुआ है। अब इसमें जब ले लोगे 5 गुना उधर ले लोगे, और इधर में तुम्हारा ऑलरेडी कितना दिया है, 4 दिया है, तो 24 हो जाएगा, फिर उससे बना देंगे। समझ में आ गई बात। तो कॉन्सेप्ट को बताना था कि ये जो लोड का करंट होता है ना, ये जीनर के करंट के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, जीनर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ जो लोड का जो करंट होता है
लार्जर देन द लोड करंट, बोला कि जीनर डायोड इज मच लार्जर देन करंट थ्रू द जीनर डायोड इज मच लार्जर देन द लोड करंट दिया हुआ है, तो बोला चूज द वैल्यू 5 टाइम्स दैट द लोड करंट, जीनर का जो करंट है लोड करंट का 5 टाइम्स हो जा रहा है। और जो एक मिनट यहाँ इस क्वेश्चन में एक पहला पॉइंट एक लॉजिक सीखा हमने इसमें, एक लॉजिक हमने सीख लिया, वन पॉइंट इज क्लियर टू यू, समझ गए। क्वेश्चन में जीनर जो दिया रहता हमारा, जीनर का करंट दिया रहता तब तो ये लग जाता, अभी सवाल में क्या किया था, थोड़ा सा खेल कर दिया था, बोला था कि लोड का करंट दे दिया यहाँ पे, करंट थ्रू द लोड इज गिवन टू यू। अब लोड से जब मेरे को करंट पता है तो इसमें तो हमको जीरो नहीं लेना पड़ेगा, तो कुछ भी ले लो, सब जनरल सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे। तो मान लो कि जो जीनर डायोड का करंट है वो कितना हो जा रहा है, 10 टाइम्स भी ले सकते हैं, 5 टाइम्स भी ले सकते हैं, कितना लोड करंट। कॉन्सेप्ट क्या है, जीनर का करंट बहुत ज्यादा होता है, तो जो एनसीईआरटी बनाए इसके हिसाब से 5 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 मिली एम्पियर हो गया ना। तो टोटल करंट जो एस से आ रहा है वो कितना हो जाएगा, जीनर का करंट हो जाएगा प्लस में किसका करंट हो जाएगा, लोड का करंट हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 24 मिली एम्पियर हो जाएगा करंट। जो इसका रेजिस्टेंस दिया है आर एस का वैल्यू कितना हो जाता है, भी बाई आई होता है, और भी कितना हो गया, 10 में से 6 इधर ड्रॉप हो गया तो बचा कितना 4, और ये कितना हो जाएगा 24 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, तो इसको सॉल्व करने पे ऑलमोस्ट 167 ओम के आसपास आ जाता है, और यहाँ से क्या है हमारा जो आउटपुट है वो वोल्टेज मिल जाता है। तो ये था हमारा जीनर डायोड और जीनर डायोड से जुड़ा हुआ कहानी। इसके बाद भी 3-4 एप्लीकेशन और है जिसको आगे के बारे में आगे की क्लासेस उसमें करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। और जीनर डायोड आपके हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से देख लेना, और इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे जब चैप्टर मेरा एक बार एंड हो जाएगा, तो विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। थ्योरेटिकल सवाल है इसलिए इसको आराम से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छे से डेवलप हो सके और आप चीजों को बेटर तरीके से समझ सके। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इफ यू like this then do hit the like button and subscribe this channel. Thank you for watching till the end. Bye bye.